अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 197 लैला का जवाब। लैला का दिल अजीब से अंदाज में धड़के जा रहा था। उसने धीरे से कबीर के हाथ के नीचे से अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन कबीर की सख्त पकड़ के आगे वो बेबस सी हो गई। कबीर ने खुमार भरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पता है लैला, कभी कभी तुम्हें देखकर मेरे मन में क्या ख्याल आता है। ऐसा लगता है कि तुम्हें सारी दुनिया की परेशानियों से छुड़ाकर कहीं सेफ कोने में ले चलूं, जहां तुम चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सको। मुझे पता है कि तुमने इंडस्ट्री में आने से लेकर अब तक कितना कुछ सहा है। मानता हूं कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, लेकिन न जाने क्यों तुमसे एक अजीब तरह का लगाव महसूस होता है। लैला अपना दम रोके कबीर की बातें सुन रही थी। उसने आगे कहा, मुझे मालूम है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, प्यार करती हो मुझसे, तो फिर खुद को इतने बंधनों में कैद क्यों करना? क्यों नहीं खुद को मुझे, यानी कि अपने प्यार को सौंप देती हो? आखिर किस चीज ने तुम्हें रोके रखा है? कबीर के मुंह से सुनना था कि लैला एक झटके से उठते हुए बोली, कबीर सर। कबीर उसी तरह से बैठा हुआ बोला, बोलो ना लैला, सुन रहा हूं। आज तुम जो भी बोलोगी मैं सब सुनूंगा। लैला खिड़की के पास आकर खड़ी होते हुए बोली, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कई बार हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम क्या चाहते हैं। हाँ, ये सच है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। शायद उम्र का लड़कपन था, या फिर आपके इस तरह मुझे स्पेशल ट्रीट करने का असर, जो उस वक्त मैंने इसे प्यार समझ लिया था। लेकिन जब खुद को टटोला तो एहसास हो गया कि वो बस मेरी नादानी ही थी। मैंने उस वक्त जो भी हमारे बारे में फैसला लिया था वो आज भी उतना ही लागू होता है। कबीर सर, आपका एक अपना परिवार है जिस पर आपके प्यार का पूरा हक है। और रही बात मेरी, तो मैं अब क्लियरली जानने लगी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सुनकर कबीर को कुछ शौक सा लगा। उसने एकदम से उठकर उसके पास जाते हुए कहा, तुम खुद के इमोशंस को इस तरह कैद करके खुश रह पाओगी? ये कहते हुए कबीर एकदम से उनके बीच की दूरी तय करके उसके ठीक सामने आ गया और फिर उसके कंधे को थामकर उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा। अब लैला के सब्र का बांध बिल्कुल ही टूट चुका था। उसने पूरी ताकत से कबीर को धक्का देकर खुद से दूर किया और उल्टे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है कबीर सर। अगर आपने हद की ये दीवार तोड़नी चाहिए तो उसी पल हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि तेजी से भागती हुई बाहर निकल गई। पीछे शराब के नशे में धुत कबीर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए वहीं बेड पर गिर सा गया। लैला जब अपने कमरे में लौटी तो उसकी सांसें किसी धौंकने की तरह चल रही थीं। उसने एकदम से बेड पर औंधे मुंह लेटकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। न जाने रोते रोते कब उसकी आंख लग गई थी, उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन पाहूजा साहब और सुजॉय दोनों सुहाना से मिलने के लिए निकल गए थे। पाहूजा साहब पहले ही कार में आकर बैठ चुके थे। जबकि सुजॉय कुछ देर से पहुंचा तो पाहूजा साहब ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, पहले ही सुहाना कल के प्रोग्राम को कैंसिल कर चुकी है। मैंने सोचा था कि कल ही मिल लूंगा उससे, तो आज उतनी हड़बड़ी नहीं रहेगी। आज लतिका किसी भी पहर बंबई पहुंच जाएगी। ऐसे में मैं तो उससे ठीक से मिल भी नहीं पाऊंगा। सुजॉय ने उन्हें इस तरह बच्चों की तरह बेचैन होते हुए देखा तो बोला, डोंट वरी डैड, माँ इतनी जल्दी नहीं आएगी, आप दोनों आराम से मिल सकते हैं। पाहूजा साहब ने उसकी बात सुनकर कुछ शांत होते हुए कहा, अरे अच्छा, गाड़ी आगे बढ़ाओ तो सही, तभी तो हम पहुंचेंगे, वरना पता चला कि यहीं तुम्हारी बातें सुन सुनकर सारा वक्त बीत जाना। तब सुजॉय ने हंसते हुए कार स्टार्ट की और बोला, जो हुकुम बॉस। और फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उधर सुहाना भी सुलोचना जी को नर्स और मेड के हवाले करके रेस्टोरेंट के लिए निकल चुकी थी। उसे ये महसूस करके अच्छा लग रहा था कि डैड ने उसे खुद से मिलने बुलाया है। वो कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए ही सही पाहूजा साहब उसे माँ की बीमारी के बाद प्यार से मिलते तो सही। शायद मन में कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा ही था जो वो उस दिन सुजॉय को भी खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आई। उसने ख्यालों में ये सब सोचते हुए रिस्ट वॉच पर नजर डाली और ड्राइवर से कहा, अरे भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाओ ना,
मुझे आज पहुंचना है, कल नहीं। ये सुनते ही टैक्सी वाले ने अपनी स्पीड कुछ और तेज कर ली। इधर शूटिंग के दौरान कबीर बार बार लैला से बात करने के मौके तलाश रहा था, लेकिन लैला उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि कबीर ने उसे साथ लंच करने के लिए कहा तो भी वो उठकर दूसरे टेबल पर चली गई। आखिरकार उसे लैला लंच के बाद अकेली दिखी। वो फौरन लैला के पास पहुंच गया। लैला ने वहां से भी जाने की कोशिश की तो कबीर ने एकदम से उसका हाथ थामकर उसे रोकना चाहा। लैला ने गुस्से में उसे देखते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आप फिर से वही कर रहे हैं कबीर सर। ये सुनते ही कबीर ने उसका हाथ छोड़ा और बोला, ठीक है, नहीं पकड़ता तुम्हारा हाथ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। फिर तुम्हें जो सही लगे तुम वो ही फैसला लेना। मैं पलटकर तुम्हें टोकने तक नहीं आऊंगा। ये सुनकर लैला ने एक ठंडी सांस भरी और धीरे से कहा, बोलिए, सुन रही हूं। तब कबीर ने कहा, कल के लिए सॉरी कहना चाहता हूं। ये कबीर की शख्सियत नहीं थी, बस तुम काफी देर से लापता थी तो तुम्हारी टेंशन में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो वाकई गलत था। तुम्हारा साथ पसंद आता है मुझे, तुमसे नजदीकियां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं कि मैं तुम पर खुद को जबरदस्ती थोपना चाहूं। वो बस नशे की हालत में की गई एक बेवकूफी थी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। कहकर कबीर ने उसका चेहरा देखा। तब लैला ने सपाट लहजे में कहा, इट्स ओके, शुक्रिया। कहकर कबीर वहां से चला गया। उसके जाते ही लैला ने सुकून की सांस ली और खुद से ही कहा, मुझे इस बात का एहसास है कबीर सर कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन मेरा दिल रिश्तों के कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे से समझता है सर। मैं इमोशंस में बहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। शूटिंग के बाद जब लैला फ्री हुई तो उसे न जाने क्यों सुजॉय की बेहद याद सी आने लगी थी। अब जब मन हर तरह के झमेलों से फ्री होकर शांत सा था तो न जाने क्यों दिल में एक ख्वाहिश उभरी कि उसे सुजॉय से बात करनी चाहिए। उसने ऑपरेटर से कहकर कॉल लगवाया। रिंग की आवाज आई तो उसने धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश की। हर गुजरती हुई रिंग के साथ उसे लग रहा था कि अब उधर से सुजॉय की आवाज आएगी, लेकिन काफी देर तक रिंग जाने के बाद भी उधर से किसी ने कॉल पिक नहीं किया। उसने एक बार फिर से कॉल लगाया तो 3-4 रिंग के बाद उधर से कॉल उठाई गई, लेकिन वो सुजॉय की आवाज नहीं थी। लैला पहचान गई थी कि वो किसी मेट की आवाज थी। उसने बेचैनी से पूछा, सुजॉय साहब घर पर है? मेड ने जवाब दिया, नहीं मैम, वो और बाहुजा सर दोनों किसी जरूरी काम से बाहर निकले हुए हैं। लैला ने ये सुना तो एकदम से बुझ सी गई। उसने बस ओके कहा और फिर कॉल कट कर दी। फोन रखते ही उसने अफसोस से खुद से कहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है सुजॉय साहब, हर बार आपसे बात करने की कोशिश ऐसे नाकामयाब होती जा रही है। ऐसा लगता है अब इंडिया आकर ही आपसे बात हो पाएगी। रात में अरमान उसे डिनर के लिए बुलाने आया तो लगातार डोर बेल बजाने के बाद भी लैला ने दरवाजा नहीं खोला। लगभग 10 मिनट तक बेल बजाने के बाद भी जब अंदर से कोई आहट तक सुनाई नहीं दी तो अरमान कुछ घबरा सा गया। उसने अपने कमरे में जाकर उसे फोन भी किया, मगर उधर से फोन भी नहीं उठाया गया। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो भागता हुआ कबीर के कमरे में गया। कबीर ने अपने दरवाजे पर उसे ऐसे हैरान परेशान होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ अरमान, तुम इतने घबराए हुए क्यों? अरमान ने जल्दी से कहा, सर वो लैला मैम ना तो दरवाजा खोल रही हैं, ना ही फोन पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ये सुनकर कबीर भी कुछ परेशान सा हो गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम रिसेप्शन से दूसरी चाबी लेकर आओ, मैं देखता हूँ। और हाँ सुनो, अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस कहना कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरमान हामी भरता हुआ तेजी से लिफ्ट की तरफ भागा, जबकि कबीर अरमान से कहकर लैला के कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया और डोरबेल बजाते हुए उसे पुकारने लगा, लैला दरवाजा खोलो, लैला तुम सुन रही हो? लेकिन अंदर से अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में अरमान चाबी लेकर लौट आया था। कबीर ने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर की तरफ चला आया। सामने लैला बेड पर बेसुध पड़ी हुई दिखी। उसके हाथ पैर कुछ ऐसे फैले हुए थे कि कबीर का दिल एक अनजाने से डर में घिर गया था। वो उसे लगातार आवाजें देते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन लैला के बदन में
कोई हरकत होती दिख नहीं रही थी। उससे पास जाकर उसे धीरे से झंझोड़ते हुए पुकारा, लैला। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तुम ठीक हो? लेकिन लैला के कंधे को थामते ही कबीर को यह एहसास हो गया कि लैला एकदम से हाई फीवर में तप रही है। उसने जल्दी से अरमान को आवाज देते हुए कहा, रिसेप्शन पर जाकर किसी डॉक्टर को यहाँ भेजो अर्जेंटली। अरमान उसकी बात सुनते ही तेजी से वहां से नीचे की तरफ बढ़ गया, जबकि कबीर के ऐसे झंझोड़ने से हुआ ये कि लैला होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी थी। हर बार हाई फीवर में लैला के साथ यही हुआ करता था। गहरे मन में दबी बातें बुदबुदाहट के तौर पर बाहर आने लगती थीं। इस बार भी इतने फीवर में उसके साथ यही हो रहा था। कबीर ने अपना कान उसके होठों से लगाया तो लैला बुदबुदा रही थी, ओ सुजॉय, आपसे तो बात ही नहीं होती। पता है मैं कितना याद करती हूँ आपको। आपको तो ये पता भी नहीं है। इतनी बेहोशी में भी लैला का इस तरह से सुजॉय का नाम लेना कबीर को काफी कुछ समझा गया था। पाहुजा साहब और सुजॉय जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो सुहाना वहां पहले से ही मौजूद थी। सुजॉय ने उसके लिए टेबल पहले से ही बुक करवा रखी थी। सुहाना पाहुजा साहब को देखते ही एकदम से उनके गले लग गई। पाहुजा साहब ने भी उसे खींचकर अपने दिल से काफी देर तक लगाए रखा। मेरा शेर बहादुर बच्चा, कहते हुए उसने सुहाना की पीठ थपथपाई। सुहाना की आंखें एक अनजाने एहसास से भर सी आई थीं। सुजॉय ने जब ये महसूस किया कि अगर इन दोनों को फौरन अलग नहीं किया गया तो दोनों के दोनों अभी के अभी फूट फूट कर रोने लगेंगे, तो उसने फौरन ही दोनों को अलग करते हुए कहा, बस बस अब बैठते हैं। सुजॉय की आवाज सुनते ही दोनों ने अपनी झिलमिलाती आंखें पोंछी और चेयर पर आकर बैठ गए। पाहुजा साहब ने धीरे से पूछा, माँ कैसी है तुम्हारी? तब सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी बेहतर है पहले से। उम्मीद है जल्द ही उन लगातार बीप बीप करती मशीनों से भी उनका पीछा छूट जाएगा। सुजॉय ने सुना तो एक पल को उसका दिल लरस सा गया। उसे एकदम से जेनी की बातें याद आ गईं। हद से हद वो कुछ महीनों की मेहमान है। उसने गहरी सांस भरते हुए फिर मन ही मन सोचा, काश ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो सुहाना। सुलोचना जी वाकई में अच्छी हो जाए। चमत्कार भी तो इसी दुनिया में होते हैं ना। तभी पाहुजा साहब ने कहा, तुम खुश हो ना बेटा? सुहाना ने यह सवाल सुनकर एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, काश आप ये सवाल माँ के बारे में भी पूछते। माँ कहती नहीं है, लेकिन मैंने उनकी नजरों में आपके लिए इंतजार देखा है डैड, बेपनाह इंतजार। क्या आप उनकी खुशी के खातिर एक बार उनसे मिल नहीं सकते? ऐसी भी क्या नाराजगी है डैड? ऐसी भी कौन सी कसम जो एक औरत के दिल को इतना दुखाने पर उतारू हो? एक बार को उनसे मिल लीजिए डैड। उसकी इस बात पर पाहुजा साहब की नजरें झुक सी गईं। सुजॉय खुद को वहां पर काफी अनफिट सा महसूस कर रहा था। उसने एकदम से उठते हुए कहा, आप लोग जब तक बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहकर वो वहां से उठने को हुआ। तभी उनके टेबल के बेहद करीब से आवाज आई, हाँ, तो जब उस 2 टके की बाजारू औरत का कोई और हरबा काम नहीं आया तो अब अपनी ही बेटी के हाथों संदेशा भिजवा रही है। टीबी की दवाइयों के साथ साथ सारा शर्म लिहाज भी घोल कर पी लिया है क्या उस डायन ने? इतने सालों बाद भी जिसे चैन नहीं। मेरे बसे बसाए घर में जहर घोलने के लिए अब अपनी इस नाजायज औलाद का सहारा ले रही है। उन सब के सामने खड़ी लतिका जी के बोल थे या जैसे कोई जहर भुजे तीर जो सीधा सुहाना के मन को लहूलुहान कर गए थे। क्या लतिका जी के बुरे अल्फाजों के लिए सुहाना इस बार भी उन्हें माफ कर पाएगी, या फिर भड़क उठेगी सुहाना के दिल में एक बार फिर से बदले की आग? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।